Assalamu alaikum dear student, I am Engineer Rehmat Afridi and today our topic is about Bohr model of hydrogen atom, which is from chapter number 19, atomic spectra. So before discussing Bohr model of hydrogen atom, let me explain some other models of atom. बोहर मॉडल से पहले जो है ना डेमोक्रेट्स ने, एरिस्टोटल ने, फिर डाल्टन ने डिफरेंट मॉडल प्रेजेंट की थी, डिफरेंट थ्योरीज आई थी वक्त के साथ साथ। फिर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन पे काम किया, इलेक्ट्रॉन जो है ना डिस्कवर किए, चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किए और मेलिकन्स ने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। ये जो है ना बोहर मॉडल हमारे पास सेमी क्लासिकल मॉडल है। इसमें हमारे पास कुछ ओल्ड कंसेप्ट, कुछ ओल्ड क्लासिकल फिजिक्स से कंसेप्ट आए हैं और कुछ हमारे पास प्लांक्स थ्योरम को, प्लांक्स क्वांटम थ्योरम के कंसेप्ट भी इसमें आए हैं। तो बोहर से पहले रदरफोर्ड ने जो मॉडल प्रेजेंट की थी उसमें जो ड्रॉबैक्स है, जो लिमिटेशन थे, लेट मी एक्सप्लेन दिस। रदरफोर्ड ने एटम का मॉडल प्रपोज किया था कि द एटॉमिक मॉडल इज लाइक द सोलर सिस्टम। इसको प्लेनेटरी मॉडल भी कहा जाता है। जिस तरह सन के इर्द गिर्द डिफरेंट जो प्लेनेट्स है वो रिवॉल्व करते हैं, तो रदरफोर्ड ने ये एज्यूम किया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बिल्कुल इसी तरह रिवॉल्व होते जा रहे हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, उसी टाइम डी ब्रॉगली की जो हमारे पास डुअल नेचर थी, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, तो वो हमारे पास नई आई थी। तो उस टाइम ओल्ड क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी। अकॉर्डिंग टू दैट क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जब एक चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड रिवॉल्व होता जा रहा है, then what will happen? Then it will continuously radiate energy. तो जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करता जा रहा है तो इसकी ऑर्बिट कम होती जा रही है और एट द एंड इट विल कोलैप्स एंड विल फॉल इन न्यूक्लियस। तो ये लास्ट में न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो यही रदरफोर्ड मॉडल में एक खामी थी। दूसरी ये खामी थी कि जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करता है तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा, हमारे पास जो एटम का स्पेक्ट्रम है वो भी कंटिन्यूस होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंट शो करता है कि एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो लीनियर स्पेक्ट्रम है, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस नहीं है। इसके बाद इसमें जो दो खामी थी, इसके बाद बोहर ने क्या किया? बोहर ने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को कैश किया। ही सेड दैट इलेक्ट्रॉन हैव डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस इज बोहर मॉडल। Bohr cashed the de Broglie hypothesis. Bohr said that electron have dual characteristics. It can be a particle, it can be like a wave. So the wave character of electron, जो इसकी वेव कैरेक्टर है इलेक्ट्रॉन की, इसकी वजह से ये एक ऑर्बिट के साथ बॉन्ड होता है और जब एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो इससे कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं होती। बोहर मॉडल के दो लिमिटेशन थे, रदरफोर्ड मॉडल के दो लिमिटेशन थे। कौन कौन से? एक, अगर चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड मोशन परफॉर्म करता है, व्हाट विल हैपन? It will continuously radiate energy and will collapse with the nucleus. Second was that the atomic spectra will be continuous. तो दोनों इसमें फॉल्ट थे, ड्रॉबैक थे जो जिस पर बोहर ने काम किया। तो बोहर मॉडल को एक्सप्लेन करने से पहले लेट मी share something with you people. You must know that this model was presented by what? Who? नील। ये मॉडल नील बोहर ने प्रेजेंट किया था। कब प्रेजेंट किया था? 1913 में प्रेजेंट किया था। और 1913 में बोहर ने प्रेजेंट किया था। इट बेस्ड ऑन द व्हाट? सेमी क्लासिकल मॉडल इसको कह रहे हैं। सेमी क्लासिकल मॉडल का क्या मतलब है स्टूडेंट? ये समझे, सेमी क्लासिकल मॉडल।
So Bohr model is semi-classical model. Semi-classical means कि इसमें कुछ कंसेप्ट क्लासिकल फिजिक्स के मींस ओल्ड फिजिक्स के और कुछ कंसेप्ट इसमें से प्लैंक्स क्वांटम थ्योरम के आए हैं। और जो बड़ी लिमिटेशन है इसकी, इट्स एप्लीकेबल टू ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम। अब देख लेते हैं स्टूडेंट, ये सिर्फ और सिर्फ उसी एटम को एप्लीकेबल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। अब ये क्वेश्चन अराइज किया कि इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ हाइड्रोजन में है, क्या ये स्पेक्ट्रम सिर्फ हाइड्रोजन एटम पे एप्लीकेबल है? हाइड्रोजन एटम पे एप्लीकेबल तो है ही, लेकिन ये एप्लीकेबल होगा अगर हम हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो वी से दैट दिस इज सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम He+, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली हम बोहर मॉडल को डबली आयोनाइज्ड लिथियम एटम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं हम तो ये बनता है Li डबल पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो डबली आयोनाइज्ड लिथियम, सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम एंड हाइड्रोजन एटम एंड सो ऑन। सो हर एक एटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो उसको हम बोहर मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। दिस थिंग इज मस्ट बी नोन टू यू कि सेमी क्लासिकल मॉडल है, दोनों कंसेप्ट मिक्स हुए हैं, मॉडर्न फिजिक्स के और क्लासिकल फिजिक्स के कंसेप्ट इसमें मिक्स है। तो डियर स्टूडेंट, मैंने ये सारे पोस्टुलेट लिखे हैं पहले से। द फर्स्ट पोस्टुलेट इज इलेक्ट्रॉन मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट न्यूक्लियस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम फोर्स of attraction between electron and positive nucleus। जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कल में और इस पे हमारे पास चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है इस पे, अब सेंटर में जो प्रोटॉन है उस पे पॉजिटिव चार्ज है। So there must be a Coulomb force between these two electrons and this Coulomb force is balanced by centripetal force। जब भी एक चीज सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। Now second postulate is only those stationary orbits are allowed for which the orbital angular momentum is integral multiple of h divided by 2 pi। यहाँ पर what does this mean? Clearly it says that only those orbits are allowed for which the angular momentum is integral multiple। ये integral multiple यहाँ पर कैसे आया? integral multiple का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ये सेकंड ऑर्बिट है, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के बीच यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता। तो एक एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए h डिवाइडेड बाय 2 पाई का। h हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट फिक्स होंगे, या तो ये यहाँ पर मूव करेगा या इस ऑर्बिट पे मूव करेगा या इस ऑर्बिट में मूव करेगा, इसके बीच में यहाँ पर या यहाँ पर मूवमेंट नहीं कर सकता। इसकी बेसिक रीजन ये है कि अगर ये एटम के अंदर हर जगह पर मूवमेंट कर सकता है इलेक्ट्रॉन तो फिर एटम की स्पेक्ट्रम हमारे पास लीनियर स्पेक्ट्रम न बनती। अब मिसाल के तौर पर ये इलेक्ट्रॉन है, लेट मी ड्रा दिस हियर, से सपोज दिस इज इलेक्ट्रॉन moving in this orbit, then it will if it gains some energy then it will move in this orbit। अब इस ऑर्बिट में ये मूवमेंट कर रहे हैं, जब ये इस ऑर्बिट से डाउन वाले ऑर्बिट में आ रहा है ऐसे, तो इससे हमारे पास एनर्जी फोटॉन रिलीज होगी। और यहाँ पर जो है ना ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं आ सकती, तो इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में मूव करेगा जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है mvr इक्वल टू mvr, दिस इज एंगुलर मोमेंटम एंड h डिवाइडेड बाय 2 पाई n h डिवाइडेड बाय 2 पाई हर एक पार्टिकुलर ऑर्बिट के लिए होती है। n मीन नंबर ऑफ ऑर्बिट यहाँ रिप्रेजेंट करता है। तो डियर स्टूडेंट, ये फार्मूला कहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं, कैसे है यह फार्मूला? यहाँ पर बोहर ने
स्टेशनरी वेव का कंसेप्ट यूज करते हुए इसको हम प्रूव कर सकते हैं। हम इसके कैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ है सपोज एल है, तो इसमें डिफरेंट वेव्स प्रोड्यूस्ड हो रही है, तो इसमें कितने वेवलेंथ होगी, एन लेमडा, एन लेमडा तक वेवलेंथ हम इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं स्टेशनरी वेव में। यही कंसेप्ट ऑर्बिट भी हमारे पास स्टेशनरी ऑर्बिट से, तो यही कंसेप्ट ऑर्बिट को अप्लाई होती है यहाँ पर। से सपोज दिस इज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन दिस ऑर्बिट। नाउ बोहर ने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को कैश किया था, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया। बोहर ने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एज्यूम किया कि इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर रखता है, पार्टिकल और वेव दोनों। अब जो है ना, यहाँ पर हमारे पास अगर वेव्स बनते हैं तो ये प्रोग्रेसिव वेव्स नहीं होंगे, दीज विल बी स्टेशनरी वेव। तो व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल, यहाँ पर तो L इक्वल टू एन लेमडा है, लेकिन यहाँ पर ऑर्बिट की ये सर्कुलर जो हमारे पास ये सर्कमफेरेंस आ रही है, इसकी लेंथ कितनी होगी? जाहिर सी बात है, सर्कल की सर्कमफेरेंस है तो हमारे पास 2 पाई आर होगी। सो 2 पाई आर इक्वल टू व्हाट, एन लेमडा। 2 पाई आर लेंथ की रेडियस में एन लेमडा हमारे पास होती है वेव लेंथ। इससे हमने लेमडा की वैल्यू इस तरह मालूम की है कि लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई एन। अब ये एक वैल्यू ऑफ लेमडा है। नाउ बोहर कंपेयर दिस वैल्यू ऑफ लेमडा विद द डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या कह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन, लेमडा हमारे पास h डिवाइडेड बाई mv के बराबर है। लेट मी राइट इट हियर बाय डी ब्रॉगली इक्वेशन। बाय डी ब्रॉगली इक्वेशन लेमडा इक्वल टू व्हाट, h डिवाइडेड बाई mv। अब ये दो वैल्यूज है लेमडा की, बोहर ने इन दोनों को कंपेयर करके ये फार्मूला बनाया। कैसे कंपेयर कर सकते हैं? लेमडा इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई एन, सिमिलरली लेमडा इक्वल टू h डिवाइडेड बाई mv। सो बाय कंपेयरिंग these two value we get 2 pi r divided by n is equal to what, h डिवाइडेड बाई mv। अब ये दोनों, इसी से हम mvr मालूम करते हैं, तो ये mv इस साइड शिफ्ट होगी और n ऊपर जाएगा 2 पाई यहाँ पर। सो वी गेट mvr इक्वल टू nh डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो ये फार्मूला जो सेकंड पोस्टुलेट है बोहर मॉडल में इस तरह प्रूफ हो गया है। Only those orbits are allowed in which the angular momentum is integral multiple of h divided by 2 pi। मीन्स या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूवमेंट करेगा या यहाँ पर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, या इसके बीच में कहीं पर भी नहीं कर सकता एंगुलर मोशन। Now let's come to the third postulate, the electron in stable orbit does not radiate energy। तो अगर एक ही ऑर्बिट में से सपोज फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता जा रहा है तो ये कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता। Let me draw this for a single electron। अगर एक इलेक्ट्रॉन है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे, तो ये कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता। हर एक ऑर्बिट में इसकी एनर्जी फिक्स होती है। ये एनर्जी कब रेडिएट करेगा? जब एक इलेक्ट्रॉन, ये 4 पोस्टुलेट में एक्सप्लेन हो गई है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, it emit a photon of energy hf। so let me explain it here। say suppose मैं इसको थोड़ा आगे लेके जाऊंगा। ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट है और ये अपर हायर एनर्जी ऑर्बिट है। तो डियर स्टूडेंट, अगर इसी ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन
डाउनवर्ड आ रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन, इट विल radiate energy in the form of photon which have energy h. F, h is Planck constant and f is frequency, so h से h f energy. अब again देखें यहाँ पर say suppose this is nucleus, first orbit, second orbit. अगर एक एटम या एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी आती है, if electron gains some energy, then it will move from the lower energy orbit to higher energy orbit. And if it gains some energy, जब एनर्जी आती है इसमें तो इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर एनर्जी ऑर्बिट में शिफ्ट होते हैं, एंड फॉर अ वेरी वेरी मच स्मॉल टाइम, बहुत ही कम टाइम के लिए, which is about how much, 10 power minus 8 second. For 10 power minus 8 second के लिए ये इसी हायर एनर्जी ऑर्बिट में स्टे करेगा और वापस जो है ना अपनी ही लोअर एनर्जी ऑर्बिट में दोबारा जंप करेगा like this and will emit the energy. जिसको एनर्जी आई थी वो दोबारा in the form of photon HF रिलीज करेगा. That was the four postulate. और ये HF हमारे पास बराबर होगी E2 minus E1 या EN minus EP इस तरह. This HF will be equal to what? This HF, let me write it here. HF will be equal to E2 minus E1, where E2 is the higher energy orbit or energy of this orbit, and E1 is the lower energy orbit. So dear student, these four postulate, Bohr model जो है ना इसी चारों postulate पर मुश्तमिल थी, ये सारे हमने explain किए. अब इसके बाद जो हमारे पास आ रहे, we have to calculate the radii of quantized orbit. ये जो ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन, तो इसकी रेडियस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो जाहिर सी बात है ओहर ने ये प्रपोज किया था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक सर्कल की रेडियस तो हम सिंपली आसानी से मालूम कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रफ दिस. Radii of quantized orbit. हम कैसे मालूम कर सकते ऑर्बिट की रेडियस. तो वेरी सिंपली, according to Bohr, electron exists in circular state. Now जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये जो है ना सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म कर रहे हैं, अब हमें कूलम फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कंसेप्ट पे आना पड़ेगा. तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं रेडियस के लिए इक्वेशन. सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कूलम फोर्स को हम जो है ना कंपेयर करेंगे. से सपोज दिस इज कूलम फोर्स and this is centrifugal force. So K Coulomb force is the force between two charges K Q1 Q2 divided by R square RK. Charge on electron is E, charge on proton is also E, so this will be E square divided by R square. Similarly यहाँ पर हम देख सकते हैं centrifugal force is mv divided by R. अब इस फार्मूले में हमने थोड़े से चेंज करना है. K इज कांस्टेंट है हमारे पास, EB कांस्टेंट है, MB कांस्टेंट है. क्या चेंज हो रही है? चेंज हो रही है स्पीड जब ऑर्बिट चेंज हो रही, और ये रेडियस ऑफ द ऑर्बिट चेंज हो रही. तो यहाँ पर जनरल फॉर्म में जनरलाइज करते हुए, ताकि हम बहुत सारे हम जो है ना फार्मूला प्रूफ कर रहे हैं कई रेडियस के लिए, कई ऑर्बिट के रेडियस के लिए, और कई ऑर्बिट में हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करना चाहते हैं. तो इसके साथ हम n लिख सकते हैं और v के साथ हम n लिख सकते हैं. अब इन दोनों में से हमने इसके Rn स्क्वायर के साथ ये Rn कैंसिल आउट किया, so we get K E square divided by Rn equal to mvn. K E square divided by Rn equal to
वी एन। अब इससे हमने आर एन की वैल्यू मालूम करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, वी गेट आर एन इक्वल टू के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट, एम वी एन। अब के बी कांस्टेंट है, ई बी कांस्टेंट है, एम बी कांस्टेंट है, वी एन को हमने मालूम करनी है। तो वी एन को हम कैसे मालूम कर सकते हैं? वही जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम वाली कंसेप्ट थी, उसी से हमने वी एन की वैल्यू मालूम करनी है। कैसे? देख ले, एंगुलर मोमेंटम से हमने ये प्रूव किया था, या पर फर्क में मैं थोड़े से स्टेप कर रहा हूँ कि एम वी एन आर एन इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब इससे हमने v की वैल्यू मालूम करनी है, वी एन की वैल्यू। तो वी एन की वैल्यू हम कैसे मालूम करते हैं? वी एन इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई एम आर एन। वी एन, यहाँ पर डियर स्टूडेंट, आई एम सॉरी टू से, यहाँ पर ये स्क्वायर है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर है, तो यहाँ पर वी स्क्वायर होगी। ये सारा जो है ना v की स्क्वायर है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है, एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एन। सो v इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई एम आर एन, एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई एम आर एन। ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम वाले फार्मूले से है, हमने वी एन की वैल्यू मालूम की। नाउ टेकिंग स्क्वायर, जब इसका हम स्क्वायर लेते हैं यहीं पर, सो दिस विल बी वी एन स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर, एच स्क्वायर, 2 स्क्वायर विल बिकम 4, 5 स्क्वायर, m square or n square. So ये value, putting this value of v here instead of vn, we get rn equal to k e square divided by m multiplied by what is the value of vn square? Vn square value is equal to n square h square divided by 4 pi square, 4 pi square m square और n square। तो डियर स्टूडेंट, इसको जरा गौर से देखे, इसमें हमें m के साथ कैंसिल आउट करते हैं और सिंप्लीफाई करके वी गेट ये 4 पाई स्क्वायर m और n स्क्वायर जो है ना न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगी। सो एट द एंड वी गेट लाइक दिस, Rn equal to 4 pi square m Rn square, 4 pi square m Rn square और k e square divided by n square h square। अब ये स्टूडेंट, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इक्वेशन, क्योंकि अगर ये हम ना समझे तो फिर हम रेडियस कोई भी ऑर्बिट की रेडियस हम मालूम नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वेरी मच इम्पोर्टेंट। देख ले, हम यहाँ पर जो बहुत सारे टर्म है इसमें कांस्टेंट है, लेकिन बिफोर दैट ए आर एन से एक आर एन कैंसिल आउट होगा। सो वी गेट 1 इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m और n के e स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर h स्क्वायर। अब इससे हमने Rn की वैल्यू मालूम करनी है, तो कैसे मालूम करेंगे? ये यहाँ पर आएगी एंड दिस ऑल टर्म विल बी डिवाइड। सो सिंपली वी कैन कैलकुलेट Rn इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर m के ई स्क्वायर। ये हमारे पास आई इसकी और एन की वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर। ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, K is Coulomb constant, m is mass of electron, 4 is also constant, pi is constant, h is also Planck constant। तो ये सारे टर्म कांस्टेंट थे, तो हमने इसको इस तरह, ये n स्क्वायर इससे सेपरेट करना है, इस पे हम बाद में बात करेंगे कि n स्क्वायर का क्या मतलब बनता है। तो Rn इक्वल टू n स्क्वायर इनटू ऑल ऑफ दिस कांस्टेंट, दिस वन n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर
एम के ई स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने से हमारे पास जो रिजल्ट आता है दैट इज इक्वल टू 0.53 और n इक्वल टू 0.53 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 10 मीटर। अब इसी 10 पावर माइनस 10 की जगह हम एंगस्ट्रॉम यूनिट भी यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास एन स्क्वायर, ये एन स्क्वायर तो अपनी जगह पे आ रही है, एन स्क्वायर 0.53 एंगस्ट्रॉम। ऐसे लिख सकते हैं आर इन इक्वल टू एन स्क्वायर 0.53 एंगस्ट्रॉम। अगर इन की जगह हम 1 पुट करते, ये जनरल फार्मूला हमारे पास बन रहे, दिस इज जनरल फार्मूला और जनरल इक्वेशन। नाउ अगर इन की जगह हम 1 पुट करते तो आर नॉट और r1 इक्वल टू दिस विल बी 1 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब इन की जगह अगर हम 2 पुट करते तो r2 इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.53 एंगस्ट्रॉम। अगर n की जगह हम 3 पुट करते तो इट विल बी इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई, तो हर अगला ऑर्बिट पहले ऑर्बिट से स्क्वायर टाइम ज्यादा होगी। इस तरह से सपोज दिस इज r3 विल बी इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसकी रेडियस हमारे पास कितनी है 0.53 एंगस्ट्रॉम। सेकंड ऑर्बिट जो है ना स्क्वायर ऑफ दिस ये बड़ा होगा, तो ये हमारे पास क्या होगी 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.53। इसी तरह अगर थर्ड ऑर्बिट या फोर्थ ऑर्बिट या जितने भी हम ऑर्बिट की रेडियस वो मालूम करना चाहते हैं तो इसी फार्मूले से हम मालूम कर सकते हैं। दिस इज द जनरल इक्वेशन टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट। तो ये सारे कैलकुलेशन हमने करनी है और इसके बाद ये जनरल फार्मूला बनता है, दिस इज द रेडियस ऑफ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ए हाउ टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्वांटाइज्ड ऑर्बिट। के फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, सेकंड ऑर्बिट में कितनी होगी, थर्ड ऑर्बिट में कितनी होगी। तो इसके लिए भी हमने फार्मूला डिराइव करना है। तो हम एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 2 एनर्जी रखता है, इसकी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी और एक काइनेटिक एनर्जी होगी। तो कैसे let me calculate the energy of electron in a quantized orbit. This is the next topic in Bohr model. How can we calculate the energy of electron in quantized orbit? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट। तो इससे पहले जो हमने रेडियाई के लिए इक्वेशन प्रूफ किया था वो था r in equal to n square r1। ऐसे ये फार्मूले लेट मी राइट इट, r in equal to n square r1 या 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये जनरल फार्मूला हमारे पास आया था। अब देख ले एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट, हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस एनर्जी। सो हमें जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि सपोज दिस इज एन एटम, लेट मी राइट वंस अगेन। और इस ऑर्बिट में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी एनर्जी हमारे पास जो टोटल एनर्जी होगी दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। So the total energy of electron will be equal to how much is its kinetic energy, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है और ये स्टेशनरी ऑर्बिट में है तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी, मिसाल के तौर पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी है। सो द टोटल एनर्जी विल बी गिवन बाय En। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनी पर्टिकुलर ऑर्बिट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस
पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए यहाँ पर हम मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से चला गया, इस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया यहाँ पर। जिस तरह हम एक चीज को उठाते हैं तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है स्टोर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब चीज को हम उठा रहे, हमने चीज पर काम किया तो इसको हम माइनस डब्ल्यू, अगर चीज खुद नीचे गिरे तो पॉजिटिव वर्क, अगर हम इस पे काम कर रहे तो माइनस डब्ल्यू। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू इज वर्क डन। अब देख ले पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख रहे हैं विच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन वी की जगह हम यहाँ पर वी इन लिखेंगे क्योंकि हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिफरेंट होती है। सो हाफ एम वी एन स्क्वायर। अब देख ले डियर स्टूडेंट, ये हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वाले इक्वेशन कैसे प्रूव कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर रफ वर्क में थोड़े से स्टेप कर रहे हैं हम। काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने क्या लिखना है और पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने क्या लिखना है, ताकि हम इस इक्वेशन में पुट करें और एनर्जी इन अ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट के लिए इक्वेशन मालूम करें। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम फिर वही जा रहे फर्स्ट पोस्टुलेट पे कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इफ इलेक्ट्रिक इज बैलेंस्ड बाय इफ सेंट्रीफ्यूगल, ये फर्स्ट पोस्टुलेट था बोहर मॉडल में। तो कैसे 1 divided by 2 k e square, no sorry, k e square divided by r n square और m v n square divided by r n। अब देख ले r n हमने इससे कैंसिल आउट किया, so we get k e square divided by r n equal to m v n। अब हमने क्या करना है, इसी एम वी एन स्क्वायर को इस फॉर्म में लाना है। एम वी एन स्क्वायर तो हमने यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर भी 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई होगा। तो हाफ एम वी एन स्क्वायर किसके बराबर होगी, ये हमारे पास यहाँ पर 2 टाइम आर एन होगी। तो के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर एन, दिस इज इक्वल टू व्हाट, हाफ एम वी एन। तो यहाँ पर डायरेक्टली अब इसकी वैल्यू लिखते हैं हम। हाफ कैन बी राइट, half mvn square is equal to k e square divided by 2rn plus what will be the value of potential energy। potential energy के वैल्यू को हम वर्क डन से प्रूव कर सकते हैं। ये तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एफ डॉट डी, और एफ कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस से हम प्रूफ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वल है के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी। अब डी की जगह भी हम आर एन लिख सकते हैं, तो ये एक आर एन इस आर एन के साथ कैंसिल आउट हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एन के बराबर आ रहा है। तो अब देख सकते हैं कि पीई की जगह हमने यहाँ पर क्या लगाना है, लेकिन ये माइनस है, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एन, और ये माइनस इंटू प्लस हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, दिस विल बिकम नेगेटिव। सो डियर स्टूडेंट, अब आप देख सकते हैं कि इसमें क्या कॉमन है, के ई स्क्वायर आर एन, इससे हम कॉमन लेते हैं। सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्वांटाइज्ड ऑर्बिट आर ई एन is equal to k e square divided by r n। ये हमने कॉमन लिया, we get 1 divided by 2 minus 1। अब क्या करना है, 1 divided by 2 minus 1 से हमारे पास आ रहा है minus 1 divided by 2। so e n, let me write it here। ये कंसेप्ट तो समझ आई होगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इसके बराबर कैसे आई है और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर इसके बराबर कैसे आई। तो हमने ये कैलकुलेशन की है। अब आगे देख लें, इससे हमारे पास -1 डिवाइडेड बाई 2 आता है। सो ई एन इज इक्वल टू
En is equal to -1 divided by 2 k E square divided by Rn. या -1 डिवाइडेड बाई 2 को हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं En इज इक्वल टू k माइनस टाइम k ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2Rn। अब देख ले Rn की वैल्यू हम कहाँ से पुट करेंगे? तो जाहिर सी बात है, इससे पहले टॉपिक में हमने बहुत लेंथी कैलकुलेशन की थी और Rn की वैल्यू मालूम की थी। जो हमारे पास है n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर m k ई स्क्वायर। यहाँ पर Rn की वैल्यू हमने मालूम की थी, Rn इक्वल टू n स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर m k। Rn की वैल्यू लेट मी राइट इट, n स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर m k ई स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ Rn। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में Rn की जगह हमने सारी वैल्यू पुट करनी है। सो वी गेट En इज इक्वल टू माइनस k ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 व्हाट इज Rn? 2 into 2, यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर है, 2 into, instead of Rn we have to put this value which is n square h square divided by 4 pi square m k e square। अब देख ले, इससे 2 हमारे पास 4 के साथ कैंसिल आउट हो रही है। सो वी गेट इसमें जो कैंसिल आउट हो रही है 2 और 4, इससे 2 आएगी हमारे पास। सो ये ऊपर न्यूमरेटर में जाएगी। सो वी गेट En इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m k ई स्क्वायर, और यहाँ पर b k ई स्क्वायर पहले से ऑलरेडी मौजूद है, डिवाइडेड बाई व्हाट, n स्क्वायर h स्क्वायर। अब देख ले, इसमें हमारे पास तकरीबन ये जितने भी है, इंस्टेड ओनली ये n स्क्वायर के अलावा ये सारे हमारे पास बाकी क्या है, कांस्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, इससे अगेन हमने ये n स्क्वायर कॉमन लेना है, 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी 2 पाई स्क्वायर m k और k स्क्वायर होगी, e स्क्वायर से हमारे पास क्या आएगी e पावर 4 डिवाइडेड बाई h स्क्वायर। तो ये फार्मूला यहाँ तक तो हमने प्रूफ किया है। अब देख ले आगे, ये 2 कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, m इज कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, k इज कांस्टेंट, e इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने के बाद वी गेट अ वैल्यू व्हिच इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर हम आ रहे हैं तो इसके साथ माइनस है, तो En इक्वल टू, लेट मी रख इट। अब देख ले, En के लिए जो फार्मूला हमारे साथ बना, दिस इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन n स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में यानी यहाँ पर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, हाउ कैन वी कैलकुलेट इट्स एनर्जी बाय अप्लाइंग दिस फार्मूला, इंस्टेड ऑफ n we can write 1 or naught, E naught will be equal to RE1, this will be equal to n will become 1, if this is minus, so this minus will be for both of these n square. If n is 1, so we get minus 13.6 electron volt.
Now putting this value for E naught 13.6 की जगह हम E naught लगा रहे, so En equal to 1 upon n square E naught या minus E naught upon n square. 13.6 की जगह हम E naught लगा रहे हैं divided by n square और minus. So this is the general formula to calculate the energy of electron in any particular orbit. अब देख ले, अगर हम E2 मालूम करना चाहते, say suppose we want to calculate E2. E2 क्या होगी? We have to put this minus 13.6 and this will be equal to divided by n square. 2 square is 4. So this will be equal to 3 point something, 3.4 electron volt. Minus 3.4 electron volt. Similarly, अगर हम E3 मालूम करना चाहते हैं तो minus 13.6 divided by 3 square is 9. इससे हमारे पास तकरीबन आ रही है 1.5 और माइनस में minus 1.5 electron volt. अब देख ले, dear student, this is E naught or E1, this is E2, this is E3. So let me write it. This is the general formula. Let me write it here in detail. E naught हमारे पास और E1 हमारे पास कितना आया है? minus 13.6. E2 हमारे पास आया है minus 3.4 electron volt. This is also electron volt. Similarly, E3 हमारे पास है minus 1.5 electron volt and so on. अब देख ले, ये वैल्यू तो बज़ाहिर आपको ऐसा नजर आ रहा है कि कम हो जा रही है, कम होती जा रही है 13 से 3 फिर 1, लेकिन इसके साथ ये नेगेटिव सिंबल है. ये नेगेटिव सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि जितना ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, जितना ऑर्बिट बढ़ता रहता है तो इसकी एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी. दिस इज फर्स्ट, दिस इज न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट. तो अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जा रहे तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी. कैसे? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी minus 13.6 है, फिर यहाँ पर सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी minus 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी. minus 13.6 छोटा है minus 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से. तो इससे एक कंक्लूजन भी हम डिराइव कर सकते हैं कि हायर ऑर्बिट में जाने से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती जा रही, लेकिन इसकी वेलोसिटी फिर कम होगी. जितना हम हायर ऑर्बिट में जा रहे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम होती जा रही. तो ये सारा जो डिस्कशन था हमारा, ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्वांटाइज्ड ऑर्बिट के बारे में था और यही जनरल फार्मूला हमने डिराइव किया. नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज हाइड्रोजन emission spectrum. This is the third part of this topic. हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में हम पढ़ रहे हैं. स्टूडेंट, तो अब हम समझना चाहते हैं कि हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है और इसके लिए हमने कौन से कंसेप्ट यूज करना है. तो लेट्स स्टार्ट. से सपोज कि यहाँ पर हमारे पास मिसाल के तौर पर यहाँ से स्टार्ट करते हैं. से सपोज दीज आर द एनर्जी लेवल ऑफ टू डिफरेंट ऑर्बिट. से दिस इज ऑर्बिट, दिस इज n एंड दिस इज p. अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जो n से हमारे पास p में गिर रहे हैं. n से हमारे पास डाउन ऑर्बिट में आ रहे, p में जा रहे, तो क्या होगा? If this electron jump from this n state to p state like this, it will come here
and it will radiate energy in the form of photon. फिर हमारे पास कौन सी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन HF, और इसका फार्मूला हमने ऑलरेडी पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल में हमने पढ़ा था कि HF इक्वल टू E हायर एनर्जी ऑर्बिट E2 माइनस E1, लेकिन यहाँ पर हायर एनर्जी ऑर्बिट को हमने रिप्रेजेंट किया है n से, En माइनस EP। तो इस प्रोटॉन की एनर्जी हमारे पास होगी En माइनस EP, और HF इक्वल टू En माइनस EP। लेट मी राइट इट हियर, HF will be equal to what? Energy of higher orbit, and this is lower orbit, upper orbit and lower orbit. So what is this En? अभी recently हमने प्रूव किया कि ये En जो हमारे पास है, जनरल फार्मूला फॉर एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? माइनस E0 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। ये अभी हमने प्रूव किया। माइनस EP की जगह भी हम लिख सकते हैं माइनस E0 डिवाइडेड बाई p स्क्वायर, जो भी ऑर्बिट है, ऑर्बिट n के लिए n स्क्वायर, p के लिए p स्क्वायर। अब देख ले, इससे हमारे पास एक रिलेशन आ रहा है HF इक्वल टू माइनस E0 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, एंड माइनस माइनस बिकम प्लस, सो प्लस E0 डिवाइडेड बाई p स्क्वायर हमारे पास आता है। अब फर्दर HF इक्वल टू, ये पॉजिटिव है तो इस साइड आएगी, HF इज इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाई p स्क्वायर माइनस E0 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। Now what is common in these two? We will take E0 common, so we get HF equal to E0 into 1 divided by p square minus 1 divided by n square। अब यहाँ तक तो क्लियर है डियर स्टूडेंट। अब हमारे पास if के लिए हमने इक्वेशन लिखना है कि व्हाट इज if? You know that frequency speed is c equal to f lambda, तो f हमारे पास बराबर होगी c by lambda की। C is the speed of electron, which is the speed of light, because electron behave like a wave. So instead of this, if we can write hc by lambda equal to E0 into 1 divided by p square minus 1 divided by n square। अब furthermore हम ये hc को यहाँ पर नीचे डिवाइड करते हैं इस तरह, we will get what? 1 by lambda is equal to E0 divided by hc, E0 divided by hc into 1 upon p square minus 1 upon n square। So dear student, this E0 divided by hc is known as Rydberg constant. This is a constant. So its value is 1.0974 multiplied 10 power 7 Fermi. This one is Rydberg's constant. It is represented by RH. One 1.0974 multiplied in power 7. 1.0974 multiplied in power 7 per meter. This is Rydberg constant. So we get 1 divided by lambda equal to RH into 1 divided by p square minus 1 divided by n square। इसी वेवलेंथ की रेडिएशन हमारे पास इमिट होगी, इमिशन ऑफ दिस वेवलेंथ रेडिएशन। इससे हम वेवलेंथ आसानी से मालूम कर सकते हैं, जस्ट रेसिप्रोकल लेंगे। RH is known as Rydberg constant for hydrogen atom and RH equal to 1.0974 multiplied 10 power minus 7। तो हमने यहाँ तक ये इक्वेशन प्रूव करना है
इसमें RH Rydberg's constant is. So dear student, that it might be clear to all of you in today's lecture. Let me summarize this briefly. We studied about the Bohr model, then postulate of Bohr model, then we calculate the radii of quantized orbit, and also we derived a formula for energy of electron in a quantized orbit, and this is for hydrogen emission spectrum. This is the formula to calculate the wavelength. This RH is known as Rydberg's constant. So I hope that it might be clear to all of you. Good. Allah Hafiz. Inshallah, in next lecture we will study about other topic from this chapter. So it is enough for today, and thank you.